हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बीएससी नर्सिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। तो उसी में हम लोग आगे इसके लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को नाभिक से संबंधित जो चैप्टर है न्यूक्लियाई, उससे संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा। एक दो बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर ये बीएससी नर्सिंग ये सीरीज क्या किससे रिलेटेड है। तो एक्चुअली क्या होता है कि RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, ये एक एग्जाम करवाती है बीएससी नर्सिंग का। किसका एग्जाम करवाती है? बीएससी नर्सिंग का। तो उसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है। बीएससी नर्सिंग जिसको है ना मेडिकल साइंस में नीट के बाद, नीट से तो आप क्या बनते हो? डॉक्टर बनते हो। डॉक्टर के बाद क्या होते हैं? कुछ नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। दो फर्स्ट ग्रेड पोस्ट ही एक्चुअली ये नर्सिंग ऑफिसर। तो उसी का एक 3 साल का और 4 साल का एक कोर्स होता है नर्सिंग और पैरामेडिकल का। उसी के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ध्यान रखना, नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जो जीएनएम एएनएम से थोड़ा सा हायर पोस्ट होती है और डॉक्टर से थोड़ा लोअर पोस्ट होती है। तो उसी का एक एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें 33 फिजिक्स के आते हैं, 33 केमिस्ट्री के आते हैं और 34 बायोलॉजी के आते हैं। और ये जो RUHS का पेपर है, एक एम्स का भी होता है। एम्स का पेपर तो अभी 1 या 2 दिनों में है। RUHS का जो पेपर होता है वो केवल 12th बेस्ड होता है। 12th में जो आप पढ़ते हो लगभग सारा सिलेबस उसी के ऊपर बेस्ड होता है। एम्स में कुछ टॉपिक 11th के हैं, पर RUHS नर्सिंग में केवल 12th बेस्ड होता है। तो उसी की ये सीरीज चलाई जा रही है। एक दो बच्चों ने मेरे को पूछा था, तो मैंने बोला था वीडियो के स्टार्ट में मैं 5 मिनट का ब्रीफ दूंगा। बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, DPP में नीचे 1-2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए, आप इनमें से किसी भी एक नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक ऑफलाइन बैच भी चल रहा है हमारा, सर्वोदय स्टडी पॉइंट बाड़मेर में। तो आप वहाँ पे भी जाके इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें उस पर रीच कर सकते हैं। बाकी ये फ्री सीरीज है जो आप लोगों के लिए है। और भविष्य में अभी हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सीरीज भी लेके आएंगे, तो वो भी आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है? क्या क्वेश्चन है? विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र किसे त्वरित नहीं करता है? तो ये किसको त्वरित करेगा? आवेशित कण जितने भी होते हैं वो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? त्वरित होते हैं। उनके ऊपर बल लगता है। इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा, प्रोटॉन पे लगाएगा, अल्फा कण पे भी लगाएगा, न्यूट्रॉन पे बल नहीं लगाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन अनावेशित उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है। अतः इस पर किसी भी प्रकार का कोई त्वरण कार्य नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन कैसा कण है? उदासीन कण है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की आयु अर्धायु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश कितना होगा? तो एक ये अच्छा सवाल है। एक फॉर्मूला होता है, अर्धायु कितनी है? 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष है। एक फॉर्मूला होता है कि जो अविघटित नाभिक है या बचे हुए नाभिक है, बचे हुए नाभिकों की संख्या, बचे हुए नाभिकों की संख्या क्या होती है? n0/2 की पावर n, बचे हुए नाभिकों की संख्या। और n क्या है? n है अर्धायु की संख्या। n क्या है? अर्ध आयु की संख्या। मतलब कितने अर्धायु हो गए? क्योंकि रेडियो एक्टिवता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग अर्धायु कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ? अर्धायु कितनी है? 5 वर्ष है, 15 वर्ष बोला है। तो हमें पता है n निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल समय में t का क्या कर दोगे? भाग दोगे। टोटल समय कितना है? 15 है, t कितना है? 5। कितने अर्धायु काल हो गए? 3 हो गए। तो कितने बचे हुए नाभिक कितने हो गए? n बराबर
n0/2 की पावर क्या हो गया 3, क्या हो गया n0/8। ये तो क्या हो गए बच्चे हो गए। सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है 15 वर्षों में क्षय होने वाले भाग कितना होगा, तो क्षय होने वाला भाग कितना होगा वो निकालना है, ये बचा हुआ है। तो अगर अब आपको विघटित भाग निकालना है तब आप कैसे निकालोगे, तो देखो अगर आप लोगों को विघटित भाग निकालना है, कितने क्षय हुए या कितने विघटित हुए, वो अगर संख्या निकालनी है तो बचे कुल में से बचे हुए को क्या कर दो, घटा दो। कुल कितने n0 है, उसमें से n0 8 घटा दो, लसब आएगा 8, रह जाएगा 7n0/8। मतलब 7/8 भाग तो क्या हो गया विघटित हो गया, और 1/8 भाग क्या हो गया रह गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 7/8। क्या पूछा क्या है कि विघटित क्षय होने वाला या विघटित होने वाला या कितना डीके हो गया है वो पूछा है, तो वो कितना होगा 7/8 भाग, और बचा हुआ भाग कितना होगा, बचा हुआ भाग होगा 1/8। ये अपने को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लें। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन समभारिक है। समभारिक का मतलब क्या होता है, देखो मैं बातें करता हूं। समस्थानिक, समस्थानिक की बात करें तो उनमें क्या समान होना चाहिए, z समान होना चाहिए और a क्या होना चाहिए, असमान। और समभारिक की बात करें तो क्या है, इसमें क्या होगा, z क्या होगा असमान और a क्या होगा समान। और बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, इसमें क्या होगा z असमान, a असमान, a माइनस z क्या होगा समान। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो ये अपने को ध्यान रखना है छोटा सा। समभारिक पूछा है, ए क्या होगा समान होगा। तो देखो पहले वाले ऑप्शन में ये 1 है और ये 2 है, ये नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में 2 और 3 ये नहीं है। तीसरे में 12 और 13 ये भी नहीं है। और इसमें 30 और 30 कौन सा हो गया, डी। तो समभारिक वह परमाणु व नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या, ए का मतलब क्या है द्रव्यमान संख्या क्या हो समान हो, और जेड का मतलब क्या है परमाणु क्रमांक क्या हो समान हो। ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, तो नोट कर लेना साथ में। सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, या इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है विखंडन जहां नाभिक टूटते हैं, संलयन जहां नाभिक क्या होते हैं जुड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है, अल्फा कण आवेशित कण है, बीटा कण आवेशित कण है, प्रोटॉन भी आवेशित कण है। फोटोन क्या होता है, आवेश रहित उदासीन कण है। फोटोन का ना तो आवेश होता है और ना ही उसका क्या होता है द्रव्यमान। आवेश रहित और द्रव्यमान रहित मासहीन पार्टिकल फोटोन ऊर्जा का कण है। ध्यान रखना, ऊर्जा को किसके रूप में माना गया है, फोटोन के रूप में क्या किया गया है, माना गया। क्लियर है, हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 को लेके। इस अभिक्रिया को क्या करना है, बैलेंस करना है। जब भी ऐसी अभिक्रिया आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो Z होता है वो आपस में समान होगा, ऊपर A होगा आपस में समान। यहाँ 5 और 2 कितने 7 है, तो यहाँ नीचे तो कितना होगा 0 होगा। ऊपर कितना है 10 और 4 14, यहाँ कितना है 13 1। तो ऐसा कण जिसका परमाणु क्रमांक 0 और द्रव्यमान संख्या 1 हो,
ऐसा कौन होता है? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई आवेश तो होता नहीं है, तो 0n1 हमारा आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। हमेशा ध्यान रखना Z बराबर होंगे, Zओं का योग जो होगा बराबर होगा, A का योग क्या होगा? बराबर। LHS बराबर क्या होगा? RHS होगा। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियनों की संख्या हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। आगे बात करते हैं। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धायु कितनी है? 2 घंटा, 32 ग्राम। 10 घंटे में कितना क्षय होगा? कितने घंटे बोले? 10 घंटे। अब मुझे बताओ 10 घंटे मतलब कितने अर्धायु काल हो गए? 10/2। कितने अर्धायु काल हुए? 5 अर्धायु काल हुए। और आपको पता है कि 10 घंटे में कितना क्षय होगा, तो आपको पता है कि शेष नाभिक है या अविघटित नाभिक है, उसका सूत्र क्या होता है? n0/2 की पावर n। n कितना है? 5, तो क्या होगा? n0/2 की पावर 5। ठीक है, कितना हो गया? तो ये 2 की पावर 5 की बात करें तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया आपका विघटित वाला भाग हो गया। ठीक है, हमें पूछा है कि कितना भाग, ये शेष वाला भाग है, शेष नाभिक है, तो कितना रह जाएगा? n0/32। कितना रह जाएगा? n0/32। और n0 कितना है? 32। 32/32 कितना रह गया? 1 ग्राम रह गया। इतना शेष रह गया, तो विघटित कितना हुआ? इतना शेष रह गया, तो विघटित कितना होगा? कुल था कितना? 32, शेष कितना रहा? 1, तो विघटित कितना हुआ? 31। तो हमारा आंसर क्या होगा? 31 ग्राम भाग क्या होगा? विघटित होगा, और 1 ग्राम भाग क्या रह जाएगा? शेष रह जाएगा। ये जो सूत्र है ना, ये शेष रहने वालों के लिए ध्यान रखना, n0/2 की पावर n। तो शेष कितना रहेगा? 1 भाग, और विघटित कितना हो जाएगा? विघटित हो जाएगा 31 भाग हो जाएगा। इसमें 30 से ज्यादा सवाल है, थोड़ा वीडियो बड़ा है, पर कंप्लीट नाभिक के सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे। यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235 परमाणु क्रमांक बोराणु है। तो आपको पता है, यहां पर एक चीज बता देते हैं, अगर एक नाभिक है XZA, एक नाभिक है XZ, सॉरी उल्टा लिख लिया, हाँ ये XZA, तो यहां पर X क्या है? प्रतीक है, Z क्या है? परमाणु क्रमांक, और A क्या है? द्रव्यमान संख्या। A क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो अपने को ध्यान रखना है, प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन होंगे Z के बराबर, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे A-Z। कितने होंगे? A-Z। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर यूरेनियम 92 235, तो प्रोटॉन कितने हो गए? बोराणु। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 235 में से बोराणु हो गया 143, और जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बोराणु। तो पहले प्रोटॉन बोराणु, और न्यूट्रॉन 143, और इलेक्ट्रॉन बोराणु। पहला ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। तो ये अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? तो आपको पता है अल्फा किरणें क्या होती है? हीलियम होती है, और बीटा किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। गामा किरणें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। कौन सी किरणें? गामा किरणें। जब भी आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का बोले, आपको ध्यान रखना है गामा किरणें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। हमेशा इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है जब भी हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 10 के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स चैडविक को। किसको जाता है? जेम्स चैडविक को। न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स चैडविक को जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, अब पॉजिट्रॉन का भी कंफर्मेशन है, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यहां प्रॉब्लम है कि प्रोटॉन करूं कि न्यूट्रॉन करूं। आप जैसे देखो 1H1, ये है हाइड्रोजन है,
ठीक है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसमें Z कितना है, 1 है। यहाँ प्रोटॉन तो 1 है, पर न्यूट्रॉन कितना है, 1 माइनस 1 कितना है, 0 है। तो ध्यान रखना, ऐसे नाभिक भी पॉसिबल है जिसमें न्यूट्रॉन क्या है, 0 है, पर बिना प्रोटॉन का कभी कोई नाभिक नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। नाभिक में देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, पर कुछ ऐसे नाभिक संभव है जिनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या, देखो द्रव्यमान संख्या जब भी हम बात करेंगे एक्स जेड ए, जैसे ही अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण क्या होता है, 2He4 हीलियम का नाभिक, यही हमारा अल्फा कण होता है। तो हम क्या देखेंगे, परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होगी, 2 की, और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होगी, 4 की। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, घटती है, और परमाणु संख्या भी क्या होती है, घटती है। बी ऑप्शन, दोनों ही कम होंगे, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी। क्लियर है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 13। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन है, गुरुत्वीय क्षेत्र में भी होगी, चुंबकीय क्षेत्र में भी हो, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र में होगी, विद्युत क्षेत्र में होगी। आंसर क्या होगा, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। तो ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है और विद्युत क्षेत्र में भी क्या होती है, विक्षेपित होती है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है, तो भेदन क्षमता गामा किरणों की क्या होती है, सबसे ज्यादा। और आयनन क्षमता जब भी पूछेंगे तो आयनन क्षमता किसकी ज्यादा होती है, अल्फा किरणों की या अल्फा कणों की। और भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होती है, गामा किरणों की, ध्यान रखना, तो ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट, बीटा किरणें तेजी वाले चलने वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरणें वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। तो जब भी आपको बीटा कणों या बीटा किरणों की बात करोगे, क्या आंसर दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे। हीलियम परमाणु, हीलियम में क्या होता है, 2He4, 2He4, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है Z कितना है, 2 है, A कितना है, 4 है, तो प्रोटॉन कितना होगा, 2, न्यूट्रॉन कितना होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, और जितने प्रोटॉन उतने ही क्या, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्या होता है, उदासीन। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। आगे, एक तत्व की परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या A है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, A माइनस Z। अभी कब से करवा ही रहा हूं इस तरह के सवाल। एक अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु 100 वर्ष है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी। तो आपको एक संबंध ध्यान रखना है, ये संबंध पता होना चाहिए जब भी हम बात करेंगे अर्ध आयु, ये अर्ध आयु है, और औसत आयु को हम लिखते हैं टॉ से। किससे लिखते हैं, टॉ से। तो हमेशा ध्यान रखना, अर्ध आयु क्या होती है, 1/λ, और जो औसत आयु जो होती है वो क्या होती है, 0.693 अपॉन क्या होती है, लैम्डा होती है। ये दोनों हमेशा ध्यान रखना, ये 1 और ये क्या है, 2 है। जब दोनों की जब मिलके बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, टॉ बराबर क्या होगा, 0.693 इंटू क्या होगा, टी हाफ। 0.693 इंटू क्या होगा, टी हाफ। इसको मैं सीधा लिख लेता हूं, देखो टी हाफ अर्ध आयु काल की जब भी बात करें क्या होता है, 1/λ, और माध्य आयु होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो एक संबंध क्या आएगा, टॉ बराबर 0.693 इंटू टी हाफ। ये संबंध अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। अब जब बात करें, यहां कितना है, 100 दिया हुआ है अर्धायु, तो कर दो 100 से गुणा, तो टॉ बराबर क्या होगा, 0.693 इंटू 100 बराबर क्या आएगा, 69.3 वर्ड्स। ऑप्शन देखो आपको एक मिल जाएगा 69.3।
तो क्या होगा आंसर 69.3। आगे लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फॉसिल की उम्र की गणना कार्बन डेटिंग के द्वारा, ध्यान रखनी एज इट इज सवाल। फॉसिल मतलब जो पुराने अवशेष जो होते हैं ना, उनके लिए हम उनकी एज की गणना के लिए हम कार्बन डेटिंग टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग समस्थानिकों के ऊपर उपयोग में लाई जाने वाली एक टेक्निक है, ध्यान रखना। डेल्टा एम नाभिक का द्रव्यमान तथा डेल्टा एम द्रव्यमान ह्रास है, और एम नाभिक का क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, परमाणु ए क्या है, उसका परमाणु द्रव्यमान, मतलब जो द्रव्यमान संख्या होती है वो है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा डेल्टा एम बटा ए। प्रति द्रव्यमान, जो द्रव्यमान क्षति होती है, प्रति एकांक द्रव्यमान नाभिक में होने वाली द्रव्यमान क्षति, मतलब द्रव्यमान क्षति बटा परमाणु द्रव्यमान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। और ये पूछते भी है काफी बार, पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान रखना, डेल्टा एम बटा ए। पैकिंग फ्रैक्शन से हम स्थायित्व की बात करते हैं, पता होना चाहिए, बुक में सवाल भी, एनसीईआरटी में कई बार सवाल पूछा हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान रखना। इसको संगठ प्राचल नहीं, संगठ प्राचल कुछ और है, पैकिंग फ्रैक्शन है, ध्यान रखना अपने को। यदि परमाणु एक्स जेड ए है कि नाभिक का द्रव्यमान m है, तो आपको पता है कि नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, तभी तो द्रव्यमान क्षति होती है। तो m बराबर क्या होगा, लेस देन, क्या लिखोगे, ZMP प्लस A माइनस ZMN, कि जो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग है वो नाभिक के द्रव्यमान से क्या है, ज्यादा है, तभी तो द्रव्यमान क्षति होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है, परमाणु संख्या कब बढ़ती है, तो ध्यान रखना बीटा माइनस क्षय में परमाणु संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो एक्स जेड ए, जैसे ही बीटा माइनस होगा मतलब क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, बीटा माइनस क्षय। और इससे क्या होगी, परमाणु क्रमांक में एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, परमाणु क्रमांक में एक की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आंसर क्या होगा, बीटा माइनस से। बीटा प्लस से पॉजिट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। किस क्षय में परमाणु संख्या समान रहती, गामा क्षय में परमाणु संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। समस्थानिकों के नाभिकों में क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान, ना ना ना, प्रोटॉनों की संख्या समान, बिल्कुल, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होगी, समान होगी, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ध्यान रखना। ये एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है, तब इसका परमाणु भार नहीं बदलेगा। जब भी बीटा क्षय होता है तो परिवर्तन किस में होता है, जेड में होता है। जेड में कमी या वृद्धि वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बीटा प्लस है या बीटा माइनस है। पर ए क्या रहता है, अपरिवर्तित। ए में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बीटा क्षय होने पर ए में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए क्या होगा, नहीं बदलेगा, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ए में नहीं होगा, हमेशा ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है दिमाग में हमेशा। सवाल नंबर 27, क्षय गुणांक का ऐसा इकाई क्या है, ध्यान रखना, इसका ऐसा इकाई होता है हर्ट्ज, क्योंकि क्षय गुणांक जो होता है ना, टी बराबर क्या होता है, 1/λ, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, 1/t। तो 1/सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हर्ट्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हर्ट्ज। हर्ट्ज नहीं होता, ये हर्ट्ज होता है, ध्यान रखना। एक तत्व है 84,202, अल्फा कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, परमाणु संख्या होगी। तो x है 84,202, क्या उत्सर्जित कर रहा है, अल्फा कण, क्या उत्सर्जित कर रहा है, अल्फा कण। जैसे ही अल्फा कण निकलेगा y बनेगा परमाणु क्रमांक 82 और ये हो जाएगा 198। अब बीटा कण, बीटा कण किसको माना गया है,
इलेक्ट्रॉन को, नॉर्मल बीटा प्लस माइनस नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, Z बराबर क्या हो जाएगा 83, 83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ध्यान रखना अल्फा कण में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और बीटा क्षय या बीटा कण निकलेगा तो ये बीटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर कितना आ गया 83 आ गया। कितना आ गया 83 आ गया। ध्यान रखना परमाणु क्रमांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। थोरियम 90 और 230, अभी बताया 230 में से 90 गया, क्या आएगा 140। तो आंसर क्या होगा 140। आगे बात करते हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी रहती, आधी हो जाती है, मतलब क्या कहलाता, अर्धायु। अर्धायु काल वह समय है जिसमें परमाणु है ना अपनी जो कुल मात्रा का क्या रहता है, आधा। क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की कुल आयु निकालना असंभव है, यह निरंतर अनंत समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, अर्धायु निकालते हैं। क्लियर है। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य संबंध आइंस्टीन का संबंध है E बराबर mc² या mc² बराबर E। इसका अर्धायु हो गया इसका। सबसे स्थायी होता है Fe26 क्योंकि इसकी ध्यान रखना प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सर्वाधिक होती है, जिसलिए इसके नाभिक को क्या माना गया है, सबसे ज्यादा स्थायी माना गया है। ध्यान रखना। किसके उत्सर्जन से तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, गामा डीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना केवल ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को करने के लिए, अवशोषित, बिल्कुल न्यूट्रॉन को अवशोषित करके प्रक्रिया को धीमा या फास्ट करने के लिए। क्योंकि कैडमियम क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करके प्रक्रिया को धीमा या फास्ट जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कैंसर के उपचार में ध्यान रखना कोबाल्ट कौन उपयोग में लाते हैं, कोबाल्ट 60। ध्यान रखना CO60 कैंसर के उपचार में काम में लाया जाता है। ये और फॉसिल वाला सवाल आपको ध्यान रखना। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रहते हैं क्योंकि नाभिकीय बल है जो उनको क्या करके रखता है, बांध के रखता है। विद्युत बल है जो उनको प्रतिकर्षित करता है, नाभिकीय बल उनको बांध के रखता है। आंसर क्या होगा, नाभिकीय बल होगा। लास्ट सवाल है, परमाणु क्रमांक क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। यह है परमाणु क्रमांक। तो ये हमारा वीडियो है जिसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। 33 सवाल करवाए और केवल 37 सवाल और केवल 30 मिनट के अंदर एक से बढ़कर एक सवाल है और सारी चीजें आपको मैंने बता रखी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे बता दिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जितना हो सके आप ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और ये गारंटी है कि BSc नर्सिंग जो प्रवेश परीक्षा है उसमें से एक सवाल मेरे इस चैनल से, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जब पेपर होगा उसके उसी दिन मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि सारे के सारे सवाल मेरे इसी में से आए। ये मेरी गारंटी है। अब एक बार ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।